मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पॉलिट ब्युरोचे केंद्रीय समन्वयक कॉम्रेड प्रकाश करात यांना अशी विनंती आहे की त्यांनी या ठिकाणी आपलं मनोगत जनतेसमोर मांडायचं आहे। इस सभा के अध्यक्ष कॉमरेड दत्तू सिंह ठाकुर, मंच पर उपस्थित मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतागण और प्रिय भाइयों और बहनों, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महाराष्ट्र का 24वां राज्य सम्मेलन आज सेलू में शुरू हुआ है और उसी सम्मेलन के संबंध में ये जनसभा भी अभी यहां हो रहा है। इस सभा में आए हुए आप सभी भाइयों और बहनों को मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। साथियों, हमारी पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो जनतांत्रिक तरीके से अपनी कार्य प्रणाली चलाती है। दूसरी पार्टियों से भिन्न हमारी पार्टी के अंदर पूर्ण रूप से अंदरूनी जनवाद है और पिछले 6 महीनों से हमारी प्राथमिक इकाई गांव में हो या शहर में हो, उसका सम्मेलन से शुरू होके क्षेत्रीय सम्मेलन, उसके बाद जिला सम्मेलन और उसके बाद राज्य सम्मेलन करके हम अपने अखिल भारतीय महासभा के लिए अप्रैल महीने में जा रहे हैं। और यही सम्मेलनों में हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हमारे काम के बारे में बहस करते हैं, क्या क्या काम हमने किया है उसका मूल्यांकन करते हैं और फिर आगे के लिए रास्ता तय करते हैं, राजनीतिक दिशा तय करती है। तो अभी महाराष्ट्र में ये सम्मेलन ऐसे समय पर हो रहा है जब हमारे देश में केंद्र में मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार है। यही नहीं, महाराष्ट्र में अभी जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उस चुनाव का परिणाम यह है कि यहां भी एक भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली राज्य सरकार बनी है। तो डबल इंजन सरकार आ गई है महाराष्ट्र में। इसका मतलब है डबल शोषण होने वाला है। महाराष्ट्र के कामगारों पर, महाराष्ट्र के शेतकारियों पर, महाराष्ट्र के मेहनत कर जनता पर केंद्र सरकार की जो जन विरोधी नीतियां है उसका तो मार है, उसका तो शोषण है। और उसके साथ साथ अभी महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार है वो सरकार भी वही रास्ते पर चलेगा जो किसान विरोधी है और मजदूर विरोधी है। और इसी परिस्थितियों में
हमारी पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी महाराष्ट्र के जो मेहनतकश जनता है, चाहे वो शेतकारी हो, चाहे वो कामगार हो, खेती और मजदूर हो, लाखों लाखों जो असंगठित मजदूर है, कामगार महिला है, दलित आदिवासी, इन सब के हितों के लिए, इन सब के मांगों के लिए लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अभी एक दशक बाद केंद्र में तीसरी मोदी सरकार आई है और वो सरकार जो आरएसएस का एजेंडा है, जो हिंदू सांप्रदायिक एजेंडा है, हिंदुत्व का नाम लेके वो जो देश में विभाजन कर रहे हैं, अपने स्वार्थ हितों के लिए हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करके राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वही नीति मोदी सरकार अभी चला रही है। दूसरी बात है कि एक दशक से हमने देखा मोदी सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं, उन नीतियों का एक ही मंशा रहा है, किस तरह हमारे देश के जो बड़े पूंजीपति हैं उनके लिए किस तरह नीति बनाया जाए जो उनको फायदा पहुंचा सकता है, चाहे वो अंबानी हो, अदानी हो, टाटा हो या बिरला हो। और उनको जिस तरह छूट दिया गया है उसका भी अनुभव महाराष्ट्र में है, चाहे वो पावर जनरेशन हो या ढांचेगत उद्योग का सवाल हो, उस सब में यही कुछ मुट्ठी भर बड़े पूंजीपतियों को पूरे करार और कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। और अभी महाराष्ट्र में हमने देखा है कि किस तरह किसानों का शोषण चल रहा है। खेती में जो संकट है, वो संकट जब से देश में नव उदारवादी नीतियां लागू होना शुरू किया गया था, तब से हम देखे हैं कि सबसे तीव्र रूप से महाराष्ट्र के किसानों को निशाना बनाया गया था। आज भी पिछले वर्षों में हम देखते हैं हर साल यहां शेतकारी आत्महत्या कर रहे हैं। हर साल 2000 से 3000 तक किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी शर्म की बात है कि हमारे देश के किसान जो अन्नदाता है और महाराष्ट्र के किसान इस दयनीय स्थिति में है कि उनको आत्महत्या करना पड़ रहा है। हमारी पार्टी साफ साफ हमारी समझ है, जो मोदी सरकार की नीति है और यहां राज्य सरकार की नीति है, वो किसानों की या मजदूरों की बुनियादी समस्याओं को हल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाती है। सिर्फ चुनाव की दृष्टि से कुछ
भत्ता दिया जाता है। किसानों को प्रधानमंत्री के किसान योजना में 6,000 रुपया देते हैं साल में। किसानों की मांग ये नहीं है। किसान सिर्फ कहते हैं कि हमें अपने फसल के लिए उचित दाम मिलना चाहिए। जो स्वामीनाथन कमीशन ने फॉर्मूला दिया था न्यूनतम दाम के लिए, वो लागू होना चाहिए। हम कोई भत्ता नहीं मांग रहे हैं। हमारे उत्पादन के लिए, हमारे फसल के लिए, चाहे वो कपास का हो, चाहे वो सोयाबीन का हो, चाहे वो धान का हो, हमें उचित दाम मिलना चाहिए। यही मांग हमारे करोड़ों करोड़ों लोगों की है जो बेरोजगार है, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो महिला हो। जो करोड़ों करोड़ों बेरोजगार है, उनकी मांग है कि हमें रोजगार दो, हमें कुछ भत्ते की जरूरत नहीं है, हमें काम दो, हम काम करके, मेहनत करके हम कमाई करेंगे। तो महाराष्ट्र में आज जो शिक्षित बेरोजगार है, नौजवान है, जो महिला है, काम करने वाले, शहरी इलाके में हो या ग्रामीण इलाके में, उनको जो काम नहीं मिलता है, उन सब के लिए काम के लिए संघर्ष, काम के अधिकार का संघर्ष हम चलाएंगे। पहले से हम कहते आए हैं कि हमारे संविधान में जो बुनियादी अधिकारें दी गई है, उस सूची में काम का अधिकार भी बुनियादी अधिकार बनाया जाना चाहिए। लेकिन कोई भी सरकार, ये सब पूंजीवादी पार्टियों की सरकार, कभी भी इस मांग को नहीं माना है। तो ये संघर्ष हम चलाएंगे। और तीसरी बात यह है कि केंद्र में मोदी सरकार हो या यहां राज्य में भाजपा नेतृत्व वाली सरकार, ये जनतंत्र को कुचलने के लिए काम कर रहे हैं। यहां एक बोर्ड लगा है जिसमें लिखा गया है सेव डेमोक्रेसी, जनतंत्र बचाओ। जनतंत्र पर जो हमला हो रहा है मोदी सरकार की ओर से और भाजपा शासित प्रदेशों में जिस तरह के हमले हो रहे हैं, चुनाव के टाइम हमने देखा क्या क्या धांधली हुआ है। लेकिन चुनाव आयोग हो या जितने भी हमारे देश में संवैधानिक संस्थाएं हैं, उस सबको उनकी जो पावर्स है उसको खत्म करके जनतंत्र का गला घोट के ये सरकार केंद्र में चला रही है। तो जनतंत्र को बचाने का नारा जो है, और जनतंत्र का मतलब सिर्फ संविधान नहीं है, जनतंत्र का असली मतलब है जनता के अधिकार, जनता के अधिकारों की रक्षा है। ये जब हम कहते हैं जनतंत्र को बचाओ, ये संघर्ष को भी हमारी पार्टी दृढ़तापूर्वक आगे चलाएगी। तो सांप्रदायिकता के खिलाफ जनतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष, जनता के बुनियादी अधिकारों के लिए, रोजगार के लिए, किसान और मजदूरों के बुनियादी मांगों के लिए संघर्ष, ये सब हमारी पार्टी का कार्यक्रम है। और आज की राजनीतिक परिस्थितियों में आप देख सकते हैं कि जो जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो गैर कम्युनिस्ट पार्टियां हैं या गैर वामपंथी पार्टियां हैं,
वो जब सरकारें बनाती है, उन सरकारों के तहत भ्रष्टाचार फैलता है। और आज हमारे राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार विपक्ष की पार्टियों को दबाने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाते हैं। एक तरीका यह है कि विपक्ष की पार्टियों के कुछ नेताओं को निशाना बनाते हैं, उनके खिलाफ मुकदमे चलाने की धमकी देते हैं, उनको पैसे देके खरीदने की कोशिश करते हैं, खरीद भी लेते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि पूरे देश में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जो एक नेशनल पार्टी की मान्यता हमारे है, 6 पार्टियां हैं देश में जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है, हमारी पार्टी के कोई भी सांसद, कोई भी विधानसभा में विधायक या कोई भी हमारे पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी खरीद नहीं सकते हैं। ये हमारे रिकॉर्ड है। हमारे पार्टी के कोई भी चुने हुए नुमाइंदे कभी भी दल बदलू नहीं बनते हैं। ये हमारा इतिहास है। पहले बार जब केरल में कम्युनिस्ट पार्टी विधानसभा का चुनाव जीत के सरकार बनाई थी 1957 में, उस समय विधानसभा में हमारे सिर्फ 2 का बहुमत था और पूरी कोशिश की उस समय कांग्रेस पार्टी थी केंद्र में, किसी तरह 2 विधायकों को तोड़ने के लिए हर तरह के इस्तेमाल के, हर तरीके के, लेकिन एक भी विधायक कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ा नहीं। तो अंत में उस सरकार को बर्खास्त कर दिया केंद्र ने। बहुमत तो खोया नहीं था हम। तो ये रिकॉर्ड है कि कोई भी कम्युनिस्ट चुने जाते हैं विधानसभा में या पार्लियामेंट में, वो अपने पार्टी के प्रति वफादार रहते हैं, क्योंकि वो कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट विचारधारा से लैस है, जनता के प्रति कभी गद्दारी नहीं करती है। तो ऐसी पार्टी को आज हमें पूरे देश में शक्तिशाली बनाना है। और महाराष्ट्र में भी हमारी पार्टी जिस तरह काम कर रही है, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, गांव के गरीबों के लिए, दलित, आदिवासी, महिला, नौजवान, सबके लिए काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अभी ये जो सम्मेलन हो रहा है सूले में, इस सम्मेलन में हमारी पार्टी जो कार्यक्रम बनाएंगे, फैसला लेंगे, वो महाराष्ट्र में एक मजबूत कम्युनिस्ट पार्टी और आंदोलन को खड़ा करेंगे और यहाँ एक वामपंथी और जनवादी विकल्प जनता के सामने पेश करेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं अभी सभी साथियों को दोबारा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। कॉमरेड प्रकाश कारत को